Student, welcome to YouTube channel of A1 कोचिंग हैदराबाद। माई सेल्फ बीपी सिंह। आज मैं आप लोगों को जो सेकेंड वॉल्यूम बच गया था विलेन की सांद्रता से संबंधित, उसको मैं आज डील करूंगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज देखेंगे किस टाइप का प्रॉब्लम्स आता है इसमें मैथमेटिकल। अगला जो टर्म्स है जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करते हैं वो क्या है? मोल प्रभाव। इसके पहले हम लोग क्या क्या सीख लिया? मोलरता सीख लिया, परसेंटेज में सीख लिया, मोलरता सीख लिया, नॉर्मलता सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि विलयन की सांद्रता को और किन किन टर्मों में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जो बचा हुआ है मोल प्रभाव है और देन उसके बाद हम पीपीएम देखेंगे। तो मोल प्रभाव जो होता है इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है। मोल प्रभाव का जो यूज़ है वो विलयन में भी देखेंगे या दूसरे चैप्टर में भी देखेंगे हम लोग किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे मोल प्रभाव क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शन यानी ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन? तो चूंकि हम बता चुके हैं कि विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो यहाँ पर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी विलयन में मौजूद विलेय या विलायक कि मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई उस विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? मोल प्रभाव बोलते हैं। मोल प्रभाव या मोल अंश भी कहते हैं या मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। यानी एक फ्रैक्शन है जो यह शो करता है कि किसी विलयन में विलेय या विलायक कितना है ना? विलेय या विलायक कितना है। तो देखेंगे हम लोग यहां पर क्या है? दो तरह का मोल प्रभाव निकलेगा, एक विलेय के लिए निकलेगा, दूसरा क्या होगा? विलायक के लिए निकलेगा। तो अगर हम सपोज करें कि विलेय का मोल प्रभाव जो है XA है और विलायक का मोल प्रभाव क्या है? XB है। तो XA क्या हो गया यहाँ पर? विलेय का मोल प्रभाव हो गया और XB क्या हो गया यहाँ पर? विलायक का मोल प्रभाव हो। कहने का मतलब X जो होता है ना, X मोल प्रभाव को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर मोल प्रभाव जब भी निकलता है विलेन के लिए दो निकलता है, एक विलेय के लिए, दूसरा विलायक के लिए। तो विलेय का मैंने माना है XA और विलायक का क्या माना है? मैंने XB माना है। तो विलेय का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन दिखा रहा है कि टोटल मोल में कितना है विलेय की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, या टोटल मोलों की संख्या में कितना विलायकों की मोल की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। तो ये इंडिकेट करता है। तो XA यानी विलेय की मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी कितना? विलेय की मोल प्रभाव जो होगा विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। सपोज करें कि किसी विलयन में जो विलेय की मोलों की संख्या कितना है? Na है और विलायक की कितना मोलों की संख्या है? Nb है। Nb है। तो कुल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए? Na प्लस Nb हो जाएगा। Na प्लस Nb हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे हम लोग XA यानी विलेय का मोल प्रभाव इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या का मैंने Na माना है और विलयन में कुल मौजूद कितना है मोलों की संख्या? Na प्लस Nb है। तो विलेय का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा? XA बराबर हो जाएगा Na बाई Na प्लस Nb हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम विलायक का मोल प्रभाव देखते हैं तो विलायक का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा? XB मान लेते हैं इसको। तो XB बराबर क्या हो जाएगा? विलायक की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या। तो विलायक का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा? XB इक्वल टू विलायक की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या। मैंने यहाँ पर क्या माना है कि विलायक की मोलों की संख्या कितना है? Nb है। तो Nb बराबर कितना हो जाएगा? Nb बाई कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। याद रखिएगा मोल प्रभाव निकालना होगा तो क्या होगा? विलेय और विलायक दोनों का निकलता है, अलग अलग सेपरेटली निकलता है। अब जो है यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं आ रहा है, यानी आयतन का यहाँ पर मतलब कि जिक्र नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, यानी
मतलब कि इस पर जो है मोल प्रभास पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मोलरता पर पड़ता है, यानी मोलिटी पड़ता है, नॉर्मलिटी पे पड़ता है, लेकिन इस पर नहीं पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। और किस पर नहीं पड़ता है? तो मोललिटी पर भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं हुआ था। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम का जिक्र नहीं हुआ है इस पैरामीटर में, कंसंट्रेशन मेजर करने के पैरामीटर में, वो क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो ये VBI क्वेश्चन है, पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है पैरामीटर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोललिटी और क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। दीज आर द टू कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी मैंने क्या देखा कि XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोल प्रभाव जो है Na बाई Na प्लस NB के बराबर था, और XA जो है XB है जो है वो किसके बराबर था? NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB के बराबर था, है ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन दोनों में क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव का जो सम होता है, यानी जोड़ जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। देयरफॉर XB या XA बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस XB, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर XB इक्वल टू 1 माइनस XA, ये फॉर्मूला है। यानी कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि मोल प्रभाव चाहे विलेय हो चाहे विलायक का हो, हमेशा क्या रहेगा? 1 से कम रहता है, 1 से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यदि अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो अगर हम XA का मान निकाल लें तो XB का मान निकल जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि XA का मान निकाल लिए फिर XB का भी मान निकाल रहे हैं, तो इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कंपटीशन में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट एक कंपोनेंट का क्या निकाल लेते हैं? मोल प्रभाव निकाल लेते हैं, और फिर 1 में से उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या निकलता है? दूसरे कंपोनेंट का मोल प्रभाव निकल जाता है। तो इस तरह से होता है, यानी कहने का मतलब क्या है? विलेय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इससे क्या इंडिकेट होता है कि किसी भी कंपोनेंट, विलयन के किसी भी कंपोनेंट का मोल प्रभाव जो होगा, चाहे वो सोल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, वो हमेशा 1 से क्या रहेगा? कम होता है। चलिए, तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल गया है कि यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसका वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यह इंटर में क्वेश्चन आता है। इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, तो इजीली समझ में आ जाएगा। थर्टी परसेंट अल्कोहल, 30% अल्कोहल, कौन अल्कोहल? एथेनॉल मान लेते हैं। एथेनॉल कौन हो जाएगा? C2H5OH को ले लेते हैं। 30% अल्कोहल, ब्रैकेट में दे रहा हूं मैं, वेट बाई वेट। वेट बाई वेट परसेंटेज में बता चुका हूं पहले, यानी ये वेट बाई वेट परसेंट में है, ठीक है ना। यानी 30 ग्राम अल्कोहल जो है वो डिजॉल्व है कितना में? 100 ग्राम ऑफ विलियन में, है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 30% अल्कोहल वेट बाई वेट, C2 मतलब कि इसमें C2H5OH का विलियन है का मोल प्रभाव की गणना करें। 30% अल्कोहल के लिए मोल प्रभाव की गणना करें। तो जैसे ही मोल प्रभाव की गणना करें, कहने का मतलब क्या है? वहां पर हम विलेय का भी निकालेंगे और विलायक का भी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले देखेंगे हम लोग विलेय। तो विलेय कौन सा है? C2H5OH है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? विलेय का द्रव्यमान कितना है?
30 ग्राम है, क्योंकि वेट बाई वेट है, ग्राम में लेते हैं हम लोग। विलेय का द्रव्यमान बराबर 30 ग्राम। विलायक लेते हैं हम लोग, विलेय 30% एल्कोहल मीन्स क्या होता है, वेट बाई वेट में तो 30 ग्राम एल्कोहल डिजॉल्व इन 70 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या हो जाए, या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन से हमको मतलब नहीं है, हमको विलायक निकालना है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा यहाँ पर, विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 यानी 70 ग्राम हो जाएगा, 70 ग्राम। तो दोनों का आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे, किसका, तो विलेय का। तो विलेय के मोलों की संख्या Na बराबर कितना हो जाएगा, विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना है, 30 है। आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, C2H5OH का। तो C2H5OH का आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं हम। C2H5OH का तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 5 1 6 प्लस 16, एक O है तो 16 हो जाएगा। 12 एक होता है 12, तो 2 है तो 12 दूनी 24 हो गया यहाँ पर, प्लस 5 1 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। और यहाँ पर O है तो O का 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 6 4 10 और 6 16, 2 1 3 1 4 46, 6 6 12 12 4 16 6 और हासिल 1 हो गया, 2 1 3 1 4 46 यूनिट आया इसका आणविक द्रव्यमान 46 है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान 46, तो कितना हो जाएगा 15 एक कटा 23, तो 15/23 इसका आया, किसका आया, तो Na का वैल्यू है 15/23। इसी तरह देखते हैं हम लोग विलायक। यहाँ पर विलायक क्या है, विलायक जो है वाटर है, विलायक क्या है, यहाँ पर वाटर है। तो Nb बराबर कितना हो जाएगा, Nb बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान तो 70 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई H2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, देख लीजिए यहाँ से निकाल कर, 2 + 16 यानी 18 हो गया, ये घटा दीजिए इसको भी, 2 9 18 और ये हो गया 35 2 70, तो हो गया 35/9। तो Na का मान निकल गया, Nb का मान निकल गया, तो हम क्या निकालेंगे, कुल मोलों की संख्या, यानी हम लोग मोल प्रभाज किसका निकालेंगे, विलेय का। तो XA विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज XA बराबर कितना हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ये हो जाएगा Na प्लस Nb, कितना हो जाएगा, Na का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आया मेरा 15/23 डिवाइडेड बाई ये Na प्लस Nb है, तो 15/23 प्लस 35/9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना मिलेगा, सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो मिला, कोई क्वांटिटी लेते हैं, मान लेंगे हमको मिला y मिला, सपोज इसका वैल्यू हमको y मिला, तो XA का वैल्यू कितना आ गया, y हो गया, और ये y जो होगा हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा, इट इज लेस देन 1, इट विल बी लेस देन 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर XA का मान निकल गया, y इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, मान लेते हैं y वैल्यू आया तो y हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग,
XB का मान हम लोग इस फार्मूला पर पुट नहीं करेंगे कि NB/Na + NB, तो पूरा लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि विलायक का मोल प्रभास XB बराबर, यानी जल का मोल प्रभास यहाँ पर हो जाएगा XB रोज कितना हो जाएगा 1 - y, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट जो टर्म है वो क्या होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी क्या है कंसंट्रेशन मेजर करने का क्या है एक टर्म है। यह टर्म जो है कब यूज करते हैं जब सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा काफ़ी कम हो, यानी ट्रेस अमाउंट में जब विलयन में मौजूद होता है तो उस विलयन की सांद्रता को हम लोग क्या करते हैं ppm में मेजर करते हैं। जैसे प्रदूषण को हम लोग करते हैं ppm में मेजर, है ना, ppm में करेंगे क्यों, क्योंकि जो प्रदूषक है वो ट्रेस अमाउंट में होता है वहाँ पर, तो क्या होगा उसकी सांद्रता को हम लोग ppm में मेजर करते हैं। और भी क्या करते हैं जैसे वाटर में क्या होता है डिजल्व ऑक्सीजन होता है, डिजल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं किस में मेजर करते हैं ppm में मेजर करते हैं, ppm में मेजर करते हैं, है ना। डिजल्व CO2 को भी किस में मेजर करते हैं, ये डिजल्व ऑक्सीजन है और ये क्या है डिजल्व CO2 है, इसको भी क्या है किस में मेजर करते हैं हम लोग ppm में मेजर करते हैं, ppm। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 10 ppm DO, 10 ppm DO यानी डिजल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में 10 पार्ट्स जो है ना ऑक्सीजन है। 1 मिलियन यहाँ पर ppm में क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन बिलियन के 1 मिलियन पार्ट्स में कितना पार्ट्स है विलेय का, है ना, उसी को बोलते हैं ppm। तो 10 ppm DO का मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन पार्ट्स है विलियन का और उसमें 10 पार्ट्स जो है ऑक्सीजन है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी ppm में 10 ppm होगा। उसी प्रकार अगर हम CO2 का मेजर करें, हाईली पोल्यूटेड वाटर में CO2 क्या रहता है ज़्यादा रहता है और DO डिजल्व ऑक्सीजन क्या रहता है कम रहता है। सपोज करें कि ये है 100 ppm किसी वाटर सैंपल में 100 ppm CO2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 पार्ट्स CO2 मौजूद है कितने पार्ट्स में, तो 1 मिलियन मतलब क्या होता है 10⁶ बिलियन, 10⁶ होता है 1 बिलियन यानी 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ 100 ppm CO2, इसका मतलब कि ये भी निकल कर आता है कि 100 ग्राम CO2 1 मिलियन ग्राम ऑफ विलियन में क्या है मौजूद है, इसी को बोलेंगे ppm कहेंगे। एक तो इसका मतलब डेफिनेशन कैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डेफिनेशन कैसे देंगे, तो ppm इक्वल टू कितना हो जाएगा विलेय की मात्रा या पार्ट्स भी लिख कर सकते हैं हम लोग, मात्रा डिवाइडेड बाई विलियन की मात्रा और कितने में निकालना है तो 1 मिलियन में निकालना है इंटू 10⁶। यही क्या हो गया आपका ppm हो गया। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है हम देखेंगे एक एग्जांपल के द्वारा। क्वेश्चन है सपोज कीजिए कि ये सैंपल है सी वाटर का, ये मैरीन वाटर है, इसमें 1 लीटर मैरीन वाटर है, 1 लीटर है और 1 लीटर मैरीन वाटर का वेट जो है 1030 यानी 1030 ग्राम है। सपोज करते कि 1 लीटर मैरीन वाटर यानी 1030 ग्राम मैरीन वाटर में 6 × 10⁻³
3 ग्राम, 3 ग्राम जो है क्या है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है। 1 लीटर यानी 1030 ग्राम मैरीन वाटर समुद्र के जल में, मैरीन वाटर में कितना है, तो 6 गुना 10 के पावर माइनस 3 ग्राम, 3 ग्राम क्या है, O2 डिजॉल्व है। तो यहां पर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे किसमें, तो पीपीएम में। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होगा, पीपीएम में, तो पीपीएम बराबर कितना हो जाएगा, विलय की मात्रा, देखिए दोनों ग्राम में ही है, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1030, विलय की मात्रा कितना है, विलय की मात्रा हो गया 6 गुना 10 के पावर माइनस 3, विलयन की मात्रा कितना है 1030 ग्राम इंटू 10 टू पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पीपीएम में आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना पीपीएम होगा। एक चीज़ और इसमें कि जैसे हम लोग परसेंट में निकालते थे कि वेट बाय वेट निकालते थे, है ना, वेट बाय वॉल्यूम निकालते थे या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसी प्रकार पीपीएम भी निकाल सकते हैं। पीपीएम वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम किसमें, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल है ना, क्योंकि इसमें हम लोग प्रदूषण को मेजर करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अगर कोई आपसे बोले कि ppm, सपोज करें कि दिल्ली में CO2 या SO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है 15 ppm है। न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं तो ये बोलता है 15 ppm, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन मतलब इतना है, SO2 कंसंट्रेशन इतना है, NO2 का इतना है, ऐसे दे देता है। सपोज करें कि SO2 दिल्ली के एनवायरनमेंट में SO2 की कंसंट्रेशन है 15 ppm। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम का ये यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब SO2 प्रेजेंट इन कितना में 10 टू द पावर कितना 6, यानी 1 मिलियन, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब एयर। इसका मतलब ये हुआ, यानी 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हवा के आयतन में कितना आयतन मौजूद है, 15 सेंटीमीटर क्यूब SO2 मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग पीपीएम में मेजर करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर